क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? सर पीरियोडिक ट्रेंड्स में एटॉमिक रेडियस तक हुआ था। एटॉमिक रेडियस पूरा कंप्लीट हो गया था क्या? शायद हम एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे थे उसके। यस सर। हम्म। तो एक्सेप्शंस में हम लोग कहाँ तक किए थे? सबसे दो एक्सेप्शन शायद किए हैं हम लोग अभी तक। फर्स्ट एक्सेप्शन बताया गया था कि नोबल गैस वाला एक्सेप्शन था ना, कि नोबल गैस का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक साइज लास्ट में बढ़ जाता है, जबकि अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड उसका रेडियस जो होना चाहिए था वो सबसे छोटा होना चाहिए था। फर्स्ट वही था। उसका रीजन हम लोग क्या दिए थे बताओ, ऐसा क्यों हो रहा था? सर वैंडरवाल रेडियस कंसिडर किया गया था उसके लिए। क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो मेजर करते हैं हम लोग वो नोबल गैस का, जब हम लोग मेजरमेंट किया जाता है तो नोबल गैस में, नोबल गैस के एटम्स में वंडर वॉल्स फोर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे वंडर वॉल रेडियस आता है। तो वो रीजन था वहां पे। सेकंड जो एक्सेप्शन हम लोग पढ़े थे वो कौन सा था? रेडियस ऑफ गैलियम इज लोअर देन एल्यूमिनियम, वो ग्रुप वाला एक्सेप्शन था ना। तो ग्रुप का जनरल ट्रेंड जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या है कि ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, वो बढ़ेगा। बिकॉज ग्रुप में क्या होता है, शेल्स बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ शेल जैसे ही बढ़ेगा तो उसका रेडियस बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम के नीचे है ग्रुप में, ठीक है। गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, बट ऐसा नहीं देखा गया। एल्यूमिनियम, इनफैक्ट एल्यूमिनियम का साइज जो है वो गैलियम से बड़ा होता है। इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन किए थे? रीजन क्या था इसका? का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड रहता है जिससे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिससे ये चीज एटॉमिक। हम लोग शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल से एक्सप्लेन किए थे। शील्डिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर बोलें तो इसमें चार टाइप के ऑर्बिटल्स हम लोग देखे थे, एस पी डी और एफ। तो जिसमें कि एस पी और डी का शेप्स तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डी सॉरी एफ के शेप्स जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो अगर शील्डिंग पावर हम लोग कंपेयर करेंगे तो शील्डिंग पावर सबसे अच्छा है एस के ऑर्बिटल का, फिर पी, उसके बाद डी का भी पुअर ही है, और उसके बाद एफ का तो बिल्कुल ही पुअर है, उसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम लोग एज्यूम करते हैं उनका शील्डिंग। तो गैलियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखे तो देखे थे अंदर वाला जो शेल है, इनर शेल जिसको बोलते हैं, उसमें डी ऑर्बिटल्स आ रहा है। और डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पुअर होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो बढ़ जाता है। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बढ़ गया मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया तो वो साइज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और वो साइज डिक्रीज जो है इतना कम है, इतना ज्यादा साइज वो घट गया कि वो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से जो साइज इंक्रीज हुआ था उसको भी कंपनसेट कर दिया। बात समझ रहे हो? जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम में जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स किसके पास ज्यादा है? ऑब्वियसली गैलियम के पास ज्यादा होगा, है या नहीं? आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। तो नो अगर हम लोग, सर। नहीं, नहीं आ रहा है आवाज? आ रहा है सर। अरे पहले बताओ, तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ। सर आ रहा है आवाज। तो कोई नो सर बोल रहा था। मेरे को कम आ रहा था। अभी ठीक है? वॉल्यूम भी इंक्रीज कर दिया, देखो बोलो। यस क्लियर सर है ना? अभी आ रहा है। चलो ठीक है। तो अगर हम यहाँ पूछ रहे थे, अगर नंबर ऑफ शेल्स अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एल्यूमिनियम और गैलियम के टर्म में अगर बात करें तो किसके पास ज्यादा सेल्स हैं? बताओ, एल्यूमिनियम या गैलियम? गैलियम। गैलियम के पास। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स के हिसाब से देखें तो एक शेल बढ़ा है गैलियम में, उसका साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा हो गया जो पुअर शील्डिंग होने की वजह से, कि वो
शेल इंक्रीज होने से जो साइज बढ़ा था ना, उसको भी वो कंपनसेट कर दिया, ठीक है, और वो कंपनसेट करके उसको डिक्रीज कर दिया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैलियम, या फिर रेडियस ऑफ गैलियम इज लोअर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये दोनों एक्सेप्शंस क्लियर है सबको? कहीं पूछा जाएगा तो एक्सप्लेन कर लोगे अपने वर्ड्स में, ऐसे तो लिखाए भी हैं, कर लोगे ना? बोलो। यस सर। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सेप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एक्सेप्शन जो कि है रेडियस ऑफ 3D एलिमेंट्स। रेडियस ऑफ 3D एलिमेंट्स। तो ये 3D जो है, ये वो 3 डायमेंशन वाले एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। 3D एलिमेंट्स बोलने का मतलब क्या हुआ? ये है फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड में जो एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच एलिमेंट्स है, जो डी ब्लॉक का सबसे पहला वाला जो रो है, देखो पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो डी ब्लॉक बीच में रहता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो वो सेंटर पे रहता है। यस। तो उसमें डी ब्लॉक का जो सबसे पहला वाला रो है, उसको 3D एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वाला जो रो है डी ब्लॉक का, उसमें देखोगे कौन कौन से एलिमेंट लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आता है स्कैंडियम, ठीक है ना। इसके बाद बोलते जाओ, एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच वाला जो एलिमेंट्स है स्कैंडियम, फिर क्या आएगा? टाइटेनियम। टाइटेनियम। इसके बाद देखो तुम लोग को याद भी नहीं है। वेनेडियम। वैनेडियम। मैंगनीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर इसके बाद क्रोमियम। तुम लोग याद नहीं किए हो क्या अभी तक 30 तक? मैंगनीज। अच्छा चलो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम 30 तक याद कर लेना, ठीक है। मतलब 20 तक तो याद ही होगा ना, और 10 ही ऐड करना है। तो ये अभी जो 10 एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे वो एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में ही लिख रहे हैं। तो स्कैंडियम का 21 हो गया एटॉमिक नंबर, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, इसके बाद मैंगनीज, इसके बाद क्या आएगा? आयरन, आयरन, हाँ, फिर कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर एंड जिंक, ठीक है। अब देखो ये सारे एलिमेंट, ये पहला वाला जो सीरीज है डी ब्लॉक का, इसको हम लोग 3D एलिमेंट्स बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम देखोगे ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहा है। इन सभी का जा रहा है या नहीं? और कौन से डी में जा रहा है, कौन से शेल के डी सबसेल में जा रहा है, बता सकते हो? ठीक है। 3 के। तो थर्ड शेल के डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसी की वजह से इनको 3D एलिमेंट बोला जाता है। समझ में आया? जैसे इसके नीचे वाले जो सीरीज है उसमें देखोगे वो है 4D एलिमेंट। क्यों? क्योंकि उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ सेल के डी सबसेल में जाएगा, तो इसलिए उनको 4D बोलते हैं। फिर उसके नीचे जो लाई करेगा उसको 5D बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आता है। बात समझ में? इसको 3 डायमेंशन मत समझ लेना। तो इनका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे 4s2 तो सब में कॉमन है, 4s2 तक तो रहेगा ही। उसके बाद 4s2 के बाद स्कैंडियम में क्या आता है बताओ? 3D1, ठीक है। टाइटेनियम में 3D2, वेनेडियम में 3D3, क्रोमियम में क्या आएगा? 3D5। हाँ, तो इसमें 4s2 नहीं रहता है ना, 4s1 3D5 है। समझ रहे हो बात? एक्सेप्शन था ना? यस सर। याद है? यस सर। चलो, मैंगनीज
अब देखना मैंगनीज का भी 3d5 होता है, लेकिन यहाँ पे आगे क्या है, 4s2 है, 4s2 3d5, समझ रहे हो? जिसका एक्सेप्शन था हम यहाँ पे लिख दिए। क्रोमियम में 4s1 3d5। आयरन में क्या होगा, 3d6 4s2 आ गया है। कोबाल्ट में 3d7 3d7। निकल में 3d8 कॉपर में 3d10 और यहाँ 4s1 4s1 3d10 है। और जिंक में देखोगे 4s2 3d10 है। समझ रहे हो, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जिंक में 4s2 3d10। ठीक है, तो ये रीजन समझ में आ गया क्यों इनको 3D एलिमेंट बोला जा रहा है। अब इनमें अगर देखो, ये सारे क्या हैं, पीरियड के एलिमेंट हैं या ग्रुप के एलिमेंट हैं? किस कौन सा एलिमेंट है ये अक्रॉस? पीरियड के। पीरियड कौन सा पीरियड है ये? पीरियड 4, 4 फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे, तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए था? डिक्रीज। डिक्रीज। कम होना मतलब चाहिए। हाँ, स्कैंडियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए था और जिंक का सबसे कम होना चाहिए था। यही जनरल ट्रेंड था हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस, और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं एटॉमिक नंबर। तो इसमें देखोगे सबसे पहला वाला जो एलिमेंट है स्कैंडियम, फिर इसके बाद टाइटेनियम, सॉरी हाँ टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम। यहाँ तक तो ये डिक्रीज किया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। उसके बाद लास्ट में देखोगे ये कुछ ऐसे इंक्रीज होता है। ये कुछ इस टाइप का ट्रेंड आ रहा है। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ जो शुरुआत के एलिमेंट्स हैं 4, हमारा स्कैंडियम हो गया, फिर टाइटेनियम हो गया, फिर वेनेडियम आ गया, और फिर क्रोमियम आ गया। यहाँ तक डिक्रीज हुआ। इसके बाद मैंगनीज, फिर आयरन, नेक्स्ट कोबाल्ट, और ये निकल। यहाँ तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और फिर उसके बाद कॉपर, एंड इसके बाद जिंक। ये फिर फाइनली बढ़ जाता है। ये कुछ इस टाइप का ट्रेंड आ रहा है। ये देखो, ये ऐसे हम स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लेकिन कर्व्ड टाइप का रहता है, ये पूरा ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा। तो हम लोग अपने कॉन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको ये कुछ इस तरह का ही ऐसे रहेगा। ठीक है, मतलब शुरुआत के 4 एलिमेंट्स में ये डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद बीच के जो एलिमेंट्स हैं पीरियड के, उनमें ये ऑलमोस्ट बराबर रहता है, फिर लास्ट के 2 एलिमेंट्स में देखा गया ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करो फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। इसको लिख भी लेना यहाँ पे। when we move from left to right in ट्रांजिशन सीरीज, देखो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट को ना ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ट्रांजिशन सीरीज लिख रहे हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ग्रेजुअली। शुरुआत में तो ये ग्रेजुअली घट रहा है, उसके बाद क्या हुआ, इट बिकम्स कांस्टेंट in the middle of the series and even increases at the
एंड ऑफ द सीरीज। तो ये एक्चुअल में ये पैटर्न देखा गया है एटॉमिक रेडियस का, क्योंकि जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही होना चाहिए था, लेकिन वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं हो रहा है। शुरुआत में वो डिक्रीज हुआ, और वो भी डिक्रीज जो है जिस स्पीड से डिक्रीज होना चाहिए था वो स्पीड नहीं है डिक्रीज होने का, वो ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, बहुत कम कम घट रहा है। उसके बाद बीच बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं सीरीज के, उनमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, और लास्ट के 2 एलिमेंट में ये बढ़ गया। ठीक है, तो इसको पहले लिखो फिर एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीन तो दिख रहा है, बोलो। Yes. लिख लिया इसको? Yes, sir. सब लोग लिख लियो? ड्रॉ कर लिए ग्राफ? कर लोगे तो बोलना। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। अब कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? बताओ। क्योंकि इसका रीजन जो है वो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ऐसा पैटर्न क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है क्यों आ रहा है? सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। एक बार ध्यान से इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे ना तो अपने आप समझ आएगा। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, एटॉमिक रेडियस डिसाइड करने के लिए हमको क्या चाहिए? जब हम लोग पीरियड में कंपेयर कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस का, तो हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से देखते हैं। वैसे ही एक्सप्लेन किए थे तुम लोगों को, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्यों घट रहा था, जनरल स्टेटमेंट जो लिखाए थे, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वही तो था रीजन, बताओ। Yes. यस और नो? Yes. आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों का। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जब हम लोग स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम में जब देखें, तो ये देखो ये 4 एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस घटा। एटॉमिक रेडियस तो घटा, बट इन्हीं चारों एलिमेंट का घटा है। और जिस स्पीड से घटना चाहिए था वो स्पीड नहीं है घटने का। वो स्पीड इसलिए नहीं है, ये ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। मतलब अगर स्पीडली घटता तो ये स्लोप जो आना चाहिए और स्टीप आना चाहिए था, बट ये स्टीप स्लोप नहीं है, ये स्लोप थोड़ा सा कम है। ग्रेजुअल डिक्रीज हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ग्रेजुअल डिक्रीज है, ठीक है। मतलब स्लोली डिक्रीज हो रहा है। तो इसका रीजन ये है क्योंकि इसका जो इनर इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो किस में प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल्स में। समझ में आ रहा है? और इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर डी ऑर्बिटल में, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग क्या होता है, Yes. डी डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पुअर होता है। तो इन सभी में तो डी डी ऑर्बिटल्स ही प्रेजेंट है, तो सभी का शील्डिंग तो पुअर ही है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पहले 4 एलिमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग स्कैंडियम से टाइटेनियम, सॉरी स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्कैंडियम में देखोगे डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम में 2 हो गया, क्रोमियम में 3, सॉरी वेनेडियम में 3 और क्रोमियम में 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में क्या हो गया, वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका जो रिपल्सिव इफेक्ट होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो भी इंक्रीज करेगा ना। तो रिपल्सिव इफेक्ट जो बढ़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो उसकी वजह से जेड इफेक्टिव क्या होगा, वो जेड इफेक्टिव
मतलब जिस स्पीड से जेड इफेक्टिव घटना चाहिए था उस स्पीड से वो नहीं घट पाएगा, समझ रहे हो? तो इसलिए जो डिक्रीज होता है ना साइज का, वो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। समझ आया बात क्या बोल रहे हैं? हेलो, या फिर से बताएं? हेलो, एक और बार बता दीजिए। एक सर और बार। आवाज नहीं आ रहा आपका। आवाज आ ही नहीं रहा है। बीच में चला जा रहा, तो आप जो बोले वो मेरे को सुनाई नहीं दिया। अरे, सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम है। नहीं सर। सर तब मेरे को ये नहीं पता चल रहा है मेरा नेटवर्क खराब है या तुम लोगों का। अभी जो बताए वो दोबारा से बता दीजिए सर। चलो ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि शुरुआत के 4 एलिमेंट्स में जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देख रहे हैं वो ग्रेजुअली घट रहा है ना? तो वो ग्रेजुअल डिक्रीज होने का हम ये रीजन बता रहे हैं। ग्रेजुअल डिक्रीज होने का रीजन ये है कि हम उन चारों एलिमेंट्स का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सभी में तो डी ऑर्बिटल्स हैं, है ना? तो डी ऑर्बिटल तो जो भी शील्डिंग होगा वो तो सबका बराबर ही है, क्योंकि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पुअर होता है, तो सबके लिए पुअर ही है। लेकिन जैसे स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ हम लोग बढ़े तो क्या है, स्कैंडियम में देखोगे डी डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 हो गया, वेनेडियम में 3 हो गया, और क्रोमियम में 5 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटल में है वो तो इंक्रीज कर रहे हैं ना? बोलो। Yes, यस sir. सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका रिपल्सिव इफेक्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा, वो रिपल्सिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। रिपल्सिव इफेक्ट बढ़ेगा। Yes, sir. तो जिस स्पीड से जेड इफेक्टिव को कम होना चाहिए था वो उस स्पीड से डिक्रीज कर पाएगा क्या? सॉरी, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। जिस स्पीड से जेड इफेक्टिव को इंक्रीज करना था वो उस स्पीड से इंक्रीज कर पाएगा क्या? No, sir. ये रीजन बताओ। हेलो, आ रहा है सर आवाज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखो उसके बाद समझ आ जाएगा तुम लोग को खुद। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखो, फॉर द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हम बता रहे हैं, फॉर द फर्स्ट 4 एलिमेंट। तो फॉर द फर्स्ट 4 एलिमेंट हम लोग लिख सकते हैं एज न्यू इलेक्ट्रॉन्स enters in n-1d सबसेल। n-1d सबसेल मतलब यहाँ पे 3D सबसेल की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे उसमें नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द रिपल्सन ऑन आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? और जैसे ही उसका रिपल्सन बढ़ जाएगा आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन पे, तो इसलिए क्या होता है, द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज ग्रेजुअल, या फिर स्लो बोल सकते हैं, क्योंकि रिपल्सिव इफेक्ट जो है वो फर्स्ट 4 एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से वो रिपल्सिव इफेक्ट बढ़ रहा है। तो जिस स्पीड से वो एटॉमिक रेडियस को कम होना चाहिए था वो उस स्पीड से कम नहीं हो पाएगा, वो स्लोली थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि रिपल्सिव इफेक्ट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से है वो इंक्रीज हो रहा है, रिपल्सिव इफेक्ट का वैल्यू वो इंक्रीज कर रहा है। तो जिस स्पीड से एटॉमिक रेडियस को घटना चाहिए था वो उस स्पीड से नहीं घट पाएगा। अब क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. बताओ बताओ जल्दी, Yes, क्योंकि ये sir. इंपॉर्टेंट चीज है। तो फर्स्ट 4 एलिमेंट के लिए क्लियर हो गया ना? Yes, sir. 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 Yes
Yes. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। इसमें क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस घट तो रहा है, जनरल ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन जिस स्पीड से कम होना चाहिए था उस स्पीड से कम नहीं हो पा रहा है। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इनर मोस्ट या फिर इनर n-1 डी सबसेल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से उसका जो रिपल्सन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज कर जा रहा है। तो रिपल्सन बढ़ने की वजह से जिस स्पीड से एटॉमिक रेडियस को घटना चाहिए था वो उस स्पीड से अब नहीं घट पाएगा, वो स्लोली घटता है। अब समझ आ गया Yes. सबको? यस और नो, जल्दी बोलो। Yes. बस एक ही को समझ आया, बाकी लोग? हेलो, यस सर, आ गया। आ गया। चलो उसके बाद क्या है, बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं क्रोमियम से लेके हम लोग निकल तक देख रहे हैं, तो इनमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट होने का रीजन क्या है यहाँ पे, उसका भी रीजन है। तो देखो, अब जैसे ही हम लोग क्रोमियम से मैंगनीज की तरफ या फिर निकल की तरफ बढ़े, तो इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो और बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ रहा है ना, देख रहे हो। क्रोमियम में 5 था, मैंगनीज में तो 5 ही है, 4s2 3d5 है, ठीक है। तो यहाँ भी आउटर मोस्ट में तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर आयरन में 3d6 हो गया, कोबाल्ट में 3d7 हो गया, निकल में 3d8 हो गया। तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो और बढ़ते ही जा रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते ही जा रहा है तो इसका रिपल्सिव इफेक्ट भी तो बढ़ेगा ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो रिपल्सिव इफेक्ट इस बीच वाले एलिमेंट में क्या हुआ ना, कि रिपल्सिव जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो क्या कर रहा है, जो जेड इफेक्टिव है या फिर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो उसको इक्वेट कर गया। मतलब देखो, एक्चुअली ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, बात समझ रहे हो, दिख रहा है ना सबको। Yes. जैसे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है, इसके अपनी तरफ F1 फोर्स है, इसको खींच रहा है, ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है। और अंदर वाला जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये सारा मिलकर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा F2 फोर्स से, करेगा? बोलो। Yes, sir. तो ये बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं, मैंगनीज, Fe, निकल और निकल तक, चलो मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट और निकल, इन सभी में क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीज तो कर ही रहा था इनर शेल में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स F2 का वैल्यू ये क्या हुआ, ये इंक्रीज कर गया। और इतना ज्यादा ये इंक्रीज कर गया कि ये ऑलमोस्ट F1 के बराबर हो गया इन सभी केसेस में। मतलब इन सभी केसेस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज F1 या फिर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो F1 लग रहा था, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करने की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू आया, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वेट हो गए, या दोनों का स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। अगर उन दोनों का स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ। No, sir. तो इसलिए इन सभी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया। और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो किसके इक्वल हो गया, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो था वो ऑलमोस्ट उसके बराबर हो गया। और ऑलमोस्ट अगर बराबर हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस इसलिए बीच वाले में क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, उसका ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। क्योंकि उन सभी एलिमेंट्स में क्या है, न्यूक्लियस का जो रिपल्सिव न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है और इलेक्ट्रॉन अंदर जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका जो रिपल्सिव फोर्स है वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं। और ऑलमोस्ट इक्वल होने की वजह से उनके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ आया ये बात? Yes, sir. चलो, ये बीच वाले के लिए हो गया। लेकिन लास्ट के दो एलिमेंट में देखो क्या हो रहा है। लास्ट के दो एलिमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस तो बढ़ ही गया एकदम। कॉपर
और जिंक में क्या देखे, ये निकल और इससे पहले जो एलिमेंट्स थे कॉपर और जिंक का रेडियस जो है इन दोनों से इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज करने का रीजन क्या है, देखो एट द एंड ऑफ द सीरीज हम लोग ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पूरा फुल हो गया। डी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो गया, इनफैक्ट पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया ये दोनों। तो D10 है ना। तो D10 होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस केस में कौन सा फोर्स डोमिनेट कर गया, कौन सा फोर्स डोमिनेट कर गया, रिपल्शन वाला। रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर गया। और रिपल्सन फोर्स अगर अट्रैक्शन को डोमिनेट कर जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। इसलिए लास्ट के दो एलिमेंट में क्या होता है ना, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को ही डोमिनेट कर गया। तो उसको अगर डोमिनेट कर जाएगा तो फिर एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द सीरीज, सीरीज के एंड में क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द सीरीज व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in n-1 d subshell is very high, then the repulsion of these electrons on the outermost ns electrons also increases, which results in the increase of atomic radius। बात समझ में आया? ये पूरा ट्रेंड अगर ऐसे समझोगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको पूरे सीरीज में कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा था, एटॉमिक रेडियस वो ग्रेजुअली घट रहा है। तो ग्रेजुअली तो डिक्रीज तो कर रहा है, डिक्रीज करने पे यहाँ पे इन चारों एलिमेंट्स में कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है बताओ, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन? न्यूक्लियर चार्ज, इसका अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ग्रेजुअली क्यों डिक्रीज कर रहा है, उसका भी रीजन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, शेल में डी सबसेल में बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी तो बढ़ेगा ना, जिसकी वजह से वो जिस स्पीड से घटना चाहिए था वो उस स्पीड से नहीं घट रहा है, वो ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है। अब बीच वाले एलिमेंट में देखो, सीरीज के बीच वाले एलिमेंट्स में देखोगे तो क्या है, इनमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ये दोनों ऑलमोस्ट क्या है, बराबर हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज ही करते जा रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया कि वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल हो गया। उसका जो रिपल्सन था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के ऑलमोस्ट बराबर हो गया, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। लेकिन लास्ट के दो एलिमेंट में एट द एंड ऑफ द सीरीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया डी सबशेल में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की वजह से इस केस में डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा हो गया, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इतना ज्यादा हाई हो गया कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को भी डोमिनेट कर गया।
और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को अगर डोमिनेट कर जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज। इसलिए लास्ट के दो एलिमेंट में एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, वो बढ़ गया। तो ये है पूरा ट्रेंड 3D सीरीज का। जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये पूरा घटना चाहिए था, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक पूरा डिक्रीज ही होना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, जनरल ट्रेंड को। ये कुछ इस टाइप का ग्राफिकली ऐसे बताते हैं कि शुरुआत के 4 एलिमेंट्स में ये घटता है, फिर बीच में कांस्टेंट, और लास्ट के 2 एलिमेंट में बढ़ जाता है। ये कुछ इस टाइप का पैटर्न फॉलो करता है, और उसका रीजन हम लोग ऐसे एक्सप्लेन किए हैं। समझ आया या नहीं तुम लोगों को? देख लो एक बार अच्छे से, अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछो। सर बोलो। सर ये जो स्कैंडियम वाला सीरीज है जिसमें ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, सर इसका रीजन एक और बार बता सकते हैं? अरे देखो, यहाँ पे डोमिनेटिंग अभी भी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ही डोमिनेट कर रहा है, समझ रहे हो बात? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर डोमिनेट करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा ना। एटॉमिक रेडियस तो घट रहा है, बट जिस स्पीड से घटना चाहिए वो स्पीड स्लो है, ग्रेजुअल डिक्रीज है। क्यों वो ग्रेजुअल डिक्रीज है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे स्कैंडियम से क्रोमियम में, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी सबसेल में, वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते भी तो जा रहा है, बढ़ रहा है। बोलो यस हाँ यार। सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहा है इनर सबसेल में, तो उसका इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन भी तो वो बढ़ाएगा। हाँ। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन अगर बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जिस स्पीड से उसके ऊपर बढ़ना चाहिए था, या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस जिस स्पीड से कम होना चाहिए था, वो उस स्पीड से कम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है बात? मतलब अगर यस सर। रिपल्सन अगर बढ़ते जाएगा तो एटॉमिक रेडियस जिस स्पीड से घटना चाहिए था वो उस स्पीड से नहीं ना घट पाएगा। यस सर। इसलिए ये जो डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज जो होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ग्रेजुअल डिक्रीज हो जाता है। मतलब जितने स्पीडली कम होना चाहिए था उतना स्पीडली कम नहीं होगा, ग्रेजुअली स्लोली कम हो रहा है। ठीक है, और कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, क्योंकि ये सब चीज तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सकता है बहुत सारा चीज पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है। जहां पे भी समझ में नहीं आ रहा होगा बता दो, एक ही बार में तो पूरा चीज नहीं समझोगे। इसमें भी बहुत लोग होगा जो 50% ही समझ, जितना हद तक समझ में आ रहा है उसको क्लियर करो, ठीक है। बाकी बाद में 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी जितना बताए हैं हम उतना समझ में आया है या कोई डाउट है किसी को? ये तीसरा एक्सेप्शन था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। किसी को कुछ पूछना है इसमें अभी और? अब एक एक करके हम नहीं पूछेंगे, किसी को भी डाउट है तो बता दो यस, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सेप्शन पे जाएंगे। बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं। नो कोई सर। डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। तो वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट एक्सेप्शन, ठीक है, फोर्थ एक्सेप्शंस। ये क्या क्लियर हो रहा है ना? देखो एक्सेप्शंस ऐसा नहीं है कि पूरा रटना ही है सारा चीज, लॉजिकल एक्सेप्शंस है ना, वो एक्सप्लेन भी किया गया है क्यों घट रहा है, तो वो लॉजिक समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक में सब चीजें रटना ही पड़ता है। अगर लॉजिक समझ के करोगे तो तुमको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो?
तो जहां भी एक्सेप्शंस आ रहा है उसको लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हर चीज एकदम जहां भी एक्सेप्शन दिखे पूरा रट लेना है हमें, समझ के रटना है, समझ के याद करना है। तो समझ आ रहा है कि नहीं तुमको, तुम लोगों को? Yes, यस सर। अल्टीमेटली रटना तो है ही, लेकिन समझ के रटना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही आंख बंद करके रटना है। ठीक है। तो हम लोग फोर्थ एक्सेप्शन पे मूव कर रहे हैं। फोर्थ एक्सेप्शन ये क्या है? रेडियस ऑफ 5D elements is almost similar to radius of 4D elements। अब 5D और 4D बताने का जरूरत नहीं है तुम लोगों को। हम बता चुके हैं कि ट्रांजिशन सीरीज जो है, जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग बोलते हैं, तो उसका जो पहला वाला सीरीज है उसको 3D सीरीज बोलते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक का दूसरा वाला जो सीरीज होगा उसको हम लोग 4D बोलते हैं, और थर्ड वाला जो सीरीज होगा उसको 5D बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल है सबके पास? यस Yes. सर। तो उसमें दिख रहा है तुम लोगों को जो फर्स्ट वाला सीरीज है जो कि हम लोग अभी देखे, स्कैंडियम टाइटेनियम वाला, उसको 3D सीरीज बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे वाला जो सीरीज है उसको 4D बोलेंगे, और उसके जस्ट नीचे तीसरा वाला जो सीरीज होगा उसको 5D बोलेंगे। ठीक है। तो ये मत समझना कि ये कहाँ से, ये 5D और 4D क्या है। ठीक है। तो हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में ये डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो जैसे 4D और 5D में एक्सेप्शन ये आ रहा है, चलो हम यहीं पे ग्राफ उन दोनों का भी ड्रॉ करते हैं। ये जो है एक्चुअली ये 3D एलिमेंट्स के लिए, 3D सीरीज के लिए। 4D सीरीज में भी कुछ पैटर्न ऐसा ही रहता है। ठीक है। 4D सीरीज का जब हम लोग पैटर्न देखेंगे तो उसमें भी शुरुआत में क्या होता है, ये घटता है, फिर बीच में देखोगे ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, और लास्ट में ये इंक्रीज कर जाता है। ये 4D का है। ठीक है। लेकिन 5D में क्या देखा गया है, 5D के एलिमेंट का जो साइज है वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द रेडियस ऑफ 4D एलिमेंट्स। तो 4D एलिमेंट्स के ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे 3D और 4D के बीच में तुमको अभी गैप दिख रहा है ना, एक गैप दिख रहा है यानी। Yes, sir. यस सर। लेकिन जब हम लोग 5D और 4D एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करते हैं ना, तो उनमें गैप नहीं होता है। जो 5D एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस है वो देखोगे ऑलमोस्ट 4D के इक्वल है, मतलब इसी के ऊपर कुछ ऐसा ओवरलैप कर जाता है। ठीक है। तो ये 5D एलिमेंट का है। तो 4D और 5D एलिमेंट्स के बीच का एटॉमिक रेडियस का गैप जो है ना वो खत्म हो जाता है, और 5D एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 4D एलिमेंट्स हो जाता है। तो ये है एक्सेप्शन, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, गैप होना चाहिए था ना, क्योंकि हम लोग 4D से अगर 5D मूव करेंगे तो एक शेल भी तो इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है या नहीं? Yes, sir. और शेल अगर इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। यस और नो? Yes, sir. यस सर। लेकिन एटॉमिक रेडियस बढ़ा नहीं, वो ऑलमोस्ट बराबर हो गया 4D के। तो ऐसा क्यों होता है ये चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो इसमें एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। क्योंकि जो 5D का एलिमेंट्स है, 5D के एलिमेंट्स में देखोगे उसको लेंथेनॉइड्स बोला जाता है ना, क्योंकि वो लास्ट में दिख रहा होगा 57 से 71 जो एटॉमिक नंबर है वो लास्ट में नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है। थर्ड वाले सीरीज का देखना, पीरियोडिक टेबल है यस पास में सब। सर। Yes, sir. 58 to 70. तो वो वहां पे दिख रहा है ना नीचे, लैंथेनम से जो शुरू होगा, पहला एलिमेंट है लैंथेनम, दिख रहा है।
Yes, sir. यस सर। तो उसको जो लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है इसलिए लैंथेनॉइड्स बोला जाता है उसको। और उसके जस्ट नीचे एक सीरीज होगा जो एक्टिनम से स्टार्ट हो रहा है, उसको एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो वो दोनों एक्चुअली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं हम लोग, उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। जैसे डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, तब इस हम लोग उसको उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो इस चीज का ना, ये जो एक्सेप्शन मिल रहा है हमको, रेडियस ऑफ 5D एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 4D एलिमेंट, इसको हम लोग दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। दो रीजन है, अब वो दो रीजन क्या है। फर्स्ट रीजन तो है, पहला रीजन, दो तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। पहला रीजन देखते हैं हम लोग। तो देखो फर्स्ट रीजन क्या है कि अगर हम लोग जैसे इसमें जानते हैं, जैसे टाइटेनियम वाले ग्रुप में हम लोग देखते हैं, तो टाइटेनियम है एटॉमिक नंबर 22। इसके जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट है 4D का, बताओ। टाइटेनियम तो हो गया 3D का एलिमेंट, टाइटेनियम के जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट है बताओ जल्दी। पीरियोडिक टेबल है तो साइक्रोनियम। जिरकोनियम। ठीक है, ZR, यही है ना। क्या मिल भी नहीं रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर, मिल गया। ZR है ना, जिरकोनियम बोलते हैं इसको। एटॉमिक नंबर इसका कितना है 40, ये है 4D। जिरकोनियम के जस्ट नीचे देखो तुम लोग, कौन सा एलिमेंट है, हाफनियम, HF है। यस सर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 72, 72। ये है 5D एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होना चाहिए था 3D 4D और 5D में, अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये सारे ग्रुप के एलिमेंट है ना। तो जनरल ट्रेंड ग्रुप के एलिमेंट में क्या होना चाहिए था, टाइटेनियम का साइज सबसे छोटा, उसके बाद जिरकोनियम, और सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए था, हाफनियम का। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रेंड कुछ इस टाइप का है, टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम तो है, बट जिरकोनियम और हाफनियम का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल हो गया। तो यही एक्सेप्शन है। तो इसी चीज को हमको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे एटॉमिक साइज क्यों नहीं बढ़ा, यहाँ पे बिल्कुल इक्वल क्यों हो गया। समझ आ रहा है बात? Yes. चलो, अब इसी चीज को फर्स्ट रीजन जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला रीजन जो है ये है कि जब हम लोग टाइटेनियम से जिरकोनियम तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे न्यूक्लियर चार्ज का जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने का इंक्रीज हो रहा है, 22 से 40। तो मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कितने टाइम्स बढ़ा, मतलब कितने अमाउंट से बढ़ा है, +18 यूनिट से। बोलो, +18 यूनिट से ही तो बढ़ा है। यस Yes. सर। लेकिन जब हम लोग जिरकोनियम से हाफनियम में गए, देखो टाइटेनियम से जिरकोनियम जाने पे शेल तो एक ही इंक्रीज हुआ है, और न्यूक्लियस का चार्ज जो बढ़ा है, न्यूक्लियर का चार्ज वो +18 यूनिट से इंक्रीज हुआ है। और एट द सेम टाइम जब हम लोग जिरकोनियम से हाफनियम में जा रहे हैं, तो यहाँ पे सेल एक ही शेल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कितने से इंक्रीज हो गया, अब ये बताओ। 32 यूनिट्स। +32 यूनिट्स। तो कहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ऊपर या नीचे बताओ? नीचे। तो फिर अगर न्यूक्लियस का चार्ज देख रहे हो ना, +14 यूनिट्स का डिफरेंस है, शेल दोनों में एक ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन जब हम लोग जिरकोनियम से 4D से जब 5D मूव कर रहे हैं, तो वहां पे न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, वो +32 यूनिट से इंक्रीज हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम लोग इफेक्टिवली बात करें तो किस केस में ज्यादा होगा, 4D से जब 5D जाएंगे
तो उस केस में जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा या नहीं। यस सर। यस और वो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो एटॉमिक रेडियस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज कर देगा। और एटॉमिक रेडियस इतना डिक्रीज हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाता है, जिर्कोनियम के इक्वल। जिरकोनियम के इक्वल, मतलब 4D एलिमेंट्स के बराबर हो जाता है। तो फर्स्ट रीजन तो यही है। अगर सबको क्लियर है तो बोलो। इसको अभी हम वर्ड्स में लिख देंगे। पहले समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम। यस सर। और यही जो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज होता है ना, 5D एलिमेंट का जो साइज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ, साइज घटा ना, साइज डिक्रीज ही हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यस और नो। यस सर। यस सर। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है, इसको लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं हम लोग, 5D सीरीज को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टर्म्स यूज, कौन सा टर्म यूज करते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो। इसको लिखते हैं, फर्स्ट रीजन को हम लोग लिखते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम, वर्ड्स में लिखो इसको, व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D to 4D सीरीज, 3D to 4D सीरीज मत लिखो, ग्रुप में हम लोग मूव कर रहे हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D to 4D एलिमेंट, द न्यूक्लियर चार्ज, साथ साथ ही लिखते जाना, इंक्रीजेस बाय, कितने का इंक्रीज है 3D से 4D जाने पे, प्लस 18 18। यूनिट्स। ठीक है, while moving from 4D to 5D, nuclear charge increases by plus 32 यूनिट्स। तो डिफरेंस आप सब तुम लोग को दिख ही रहा है यहाँ पे। सो द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस on the outermost electron in 5D series increases. Hence, there is contraction in atomic radius. This contraction is termed as lanthanoid contraction. या फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत जगह देखे होंगे, बात बराबर ही है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड्स बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये टर्म है। तो ये रीजन है। ठीक है, लिखो इसको पहले।
लिख लिए? यस सर। यस यस और नो? सर। सब लोग का हो गया? यस सर। समझ आया लिखने पे? यस सर। तो ये पहला वाला रीजन है, फर्स्ट रीजन। दूसरा एक और रीजन बताएंगे इसका, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक समझ आया तो बताओ, फिर आगे बढ़े सेकंड रीजन पे। यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है। रीजन नंबर टू, रीजन नंबर टू है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर शील्डिंग पावर के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो इसमें तुम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जिरकोनियम और हाफनियम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो एसपीडीएफ वाले रूल के अकॉर्डिंग दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब बोलोगे सर इतना बड़ा चलो लिखो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आता है ना सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। चलो फटाफट लिखो जल्दी। अच्छा जिरकोनियम का बोलते जाओ, चलो जिरकोनियम का बताओ। 1s2, हम लिखते जा रहे हैं बताते जाना। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3d10 तक 30। 30। इसके बाद क्या आएगा बताओ? 3d10 के बाद क्या आएगा? 4s2। 4p6, नेक्स्ट 5s2। चलो 38 हो गया इनफैक्ट यहाँ तक। 5s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा बताओ? 5s के बाद क्या है? 4D2। 4D। 42। 4d, और दो ही इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो 4d2 हो गया। ये हो गया जिरकोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफनियम का अब लिखते हैं। चलो हाफनियम का यहाँ तक तो सेम रहेगा, 5s2 तक रहेगा ना सेम। यस सर। इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना तुम लोग, ठीक है? उसके बाद हम लोग 5s2 के बाद आगे बढ़ रहे हैं। 5s2, चलो इसके बाद यहाँ तक 5s2 तक आ गया है 38 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद क्या आएगा? 4d10। अब बताओ 4d10 के आगे बढ़ो। 5p6, इसके बाद 6s2, नेक्स्ट जल्दी जल्दी। सर 6s 4 के, है। 4F14। हाँ 4f में, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 4f14। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर लेना, कितना तक हो गया है? 70 हो गया। आई थिंक सो 70 हो गया शायद, काउंट करो। यस सर 70 हुआ है सर। दो इलेक्ट्रॉन 5D2। और बचे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 5d2। 5D2। चलो अब यहाँ पे इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को अगर गौर से देखोगे तो जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट तो इनफैक्ट यहाँ पे 5 है, तो आउटर मोस्ट से जो पहले वाला शेल है, आउटर मोस्ट सेल 5s2 है इसमें जिरकोनियम में, और यहाँ पे हाफनियम में देखोगे आउटर मोस्ट सेल 6s2 है। तो उससे जो इनर शेल्स प्रेजेंट है, क्योंकि शील्डिंग पावर तो हम लोग इनर शेल का ही चेक करते हैं, तो इनर शेल में यहाँ पे जिरकोनियम में देखोगे क्या आ रहा है? फोर्थ वाले सेल में देखोगे यहाँ पे क्या है? पी और डी है, और 3 में भी डी है। तो डी तक तो आ रहा है इनर शेल में, डी सब शेल तक अवेलेबल है। लेकिन वही चीज हाफनियम में अगर देखोगे, इसका आउटर मोस्ट सेल तो 6th वाला है, इनर शेल में 5 में डी है और 4 में क्या है? दिख रहा है यहाँ पे तुम लोगों को? एफ है ना? हाफनियम में एफ आ रहा है, 4f जो है इसका कंप्लीटली फिल्ड है। बोलो। यस। और शील्डिंग पावर अगर हम लोग पढ़े ऑर्बिटल्स का, तो शील्डिंग पावर में तुम लोग को बताया गया है एस का सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी, और एफ का शील्डिंग पावर जो होता है ये क्या होता है?
ऑलमोस्ट वेरी नेग्लिजिबल होता है, वेरी पुअर है, मतलब इसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है, मतलब ना की ही बराबर है इसका शील्डिंग पावर, समझ रहे हो, वेरी पुअर। तब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो एफ का शील्डिंग, क्योंकि डी तक तो यहाँ भी है, डी दोनों में है, जिरकोनियम में भी है, हाफनियम में भी, लेकिन जिरकोनियम में इनर सबसेल जो है एफ आ रहा है क्या, बोलो। जिरकोनियम में एफ सबसेल आ रहा है इनर में या नहीं? नहीं सर। नहीं। तो वो किस में मिल रहा है हमको, हाफनियम में मिल रहा है। तो हाफनियम में एफ, इनर शेल में एफ सबसेल प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि एफ सबसेल का हम लोग शील्डिंग पढ़ चुके हैं कि बहुत ही पुअर होता है, वेरी पुअर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर है। तो उस केस में क्या हो रहा है, 5D एलिमेंट के केस में न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग बहुत ही पुअर है। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, और देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन एटॉमिक साइज, और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस इतना डिक्रीज हो जाता है कि वो किसके बराबर हो जाता है, 4D एलिमेंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर वर्ड्स में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लिख लो इसको फटाफट। इन 5D एलिमेंट्स 4F subshell is completely filled and due to very poor shielding of 4F orbitals, the attraction of nucleus on the outermost electrons increases. As a result, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बोलो, डिक्रीजेस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, और हेंस हम लोग बोल सकते हैं देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन इन साइज which is termed as, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, लैंथेनाइड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये है, तो दोनों तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर दिए, दो रीजन होता है, दो तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला हम लोग चार्ज के बेसिस पे एक्सप्लेन किए, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट के बेसिस पे। तो कौन सा रीजन तुम लोग को ज्यादा समझ आया, पहला या दूसरा, या दोनों आ गया? सर दोनों। तो दोनों आ गए। दोनों आ गया, चलो ठीक है। ये तो हम लिख दे रहे हैं, एग्जाम में लिख लोगे ना तुम लोग, रीजन अगर पूछा जाएगा तो अपने वर्ड्स में। यस सर। कुछ भी इलॉजिकल चीजें नहीं है, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया गया है। बात समझ में आ रहा है? ये यस सर। तो अभी तक जो भी हम लोग
एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे, ये एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शंस था। और भी है, और भी पढ़ना है क्या एक्सेप्शन एटॉमिक रेडियस में, या इतना ही? सर सिलेबस में और है तो बता दीजिए। या इतना काफी है तुम लोगों के लिए? बताओ। सिलेबस में है तो बता दीजिए। नहीं, इतना तक ही हम लोग पढ़ते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, जितना भी एटॉमिक रेडियस का एक्सेप्शंस है, ये मेनली 4 ही पूछे जाते हैं अपने सिलेबस में। ठीक है, मेनली 4 के, इतने में ही एक्सेप्शंस मिलता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है नोबल गैस वाला, तो वो तो याद रहेगा ही, पहले भी तुम लोग पढ़े होगे वो थोड़ा बहुत। एल्यूमिनियम और गैलियम वाला वो स्पेसिफिकली पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन सीरीज और इनर ट्रांजिशन सीरीज में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये 2-3 एक्सेप्शंस हैं जिनसे कि पूछा जाता है। अब क्वेश्चन तुमको ये जैसे जेई के क्वेश्चंस अगर देखोगे आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो वहाँ एक्सप्लेनेशन तो पूछा नहीं जाएगा इस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। तो वहाँ पे देखना कंपेयर करने पूछा जाएगा, ऑर्डर पूछा जाता है। ठीक है, कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या होगा। 4-5 एलिमेंट दे दिए जाएंगे तुमको, ठीक है, 4 ऑप्शंस बना के देगा ऑर्डर का। तो वहां पे तुमको ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए वो एक्सेप्शंस हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको। बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, ये आज हम लोग का टॉपिक एटॉमिक रेडियस कंप्लीट हो गया। तो इसमें देख लो तुम लोग अगर कहीं भी, क्योंकि क्वेश्चंस देखो, जनरल ट्रेंड का तो कोई मतलब नहीं, जनरल ट्रेंड तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन जनरल ट्रेंड से, जनरल ट्रेंड में कुछ पूछने लायक है ही नहीं, वो तो सबको पता रहेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस घटेगा, टॉप टू बॉटम आने पे ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा तुमको एक्सेप्शंस पे ही फ्रेम किया जाएगा। तो इसलिए जितने भी मेजर एक्सेप्शंस हैं जो कि अपने सिलेबस में, तो वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस उसी से बता पूछा जाएगा। तो ये सारे एटॉमिक रेडियस का ये सारा एक्सेप्शंस था। तो एटॉमिक रेडियस वाला शुरू से जितना भी हम लोग पढ़े हैं, शुरू टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, फिर उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, हाँ, आयनिक रेडियस, और आयनिक रेडियस में कैटायन और एनायन का कंपैरिजन कैसे करते हैं हम लोग, उसके साइज में क्या फर्क पड़ता है, वो सारा चीज। और उसके बाद एक्सेप्शंस वाला पार्ट। तो इसमें से देख लो एक बार अच्छे से, अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट तुम लोग का कंप्लीट हो जाता है आज। सब चीज समझ आया है ना एटॉमिक रेडियस में, या कुछ बाकी है, कुछ डाउट है? थोड़ा भी डाउट है तो बताओ, एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। किसी भी एक्सेप्शन में कोई दिक्कत? नो सर। किसी को भी नहीं पूछना है? आद्या, नो सर। सारा कुछ समझ आ गया? हाँ सर। अच्छी बात है। चलो फिर तो नेक्स्ट क्लास एक बार तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ ही लेना इसका। ठीक है, एनसीईआरटी बुक तो है, पीडीएफ कर लियो डाउनलोड? हाँ यस सर है सर। बुक। बुक है तो एक बार एनसीईआरटी से भी तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जितना हम पढ़ा चुके हैं उतना तो एटलीस्ट पढ़ ही लेना। ठीक है, उसके बाद बुकलेट के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, एटॉमिक रेडियस तक ट्राई कर सकते हो। बुकलेट होगा ही ना सबके पास पीडीएफ फॉर्म में? यस सर। यस सर। देखना उसमें एटॉमिक रेडियस तक अब ट्राई कर सकते हो, बना के देखना क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं। ठीक है, फिर ओके नेक्स्ट सर। क्लास जो होगा डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है, तो एंड करते हैं। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ठीक है, एंड कर रहे हैं हम, आगे नेक्स्ट क्लास में।